हेलो आजो भी सभी वेलकम टू ऑफ। मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल और आपके अपने एप्लीकेशन फिजिक्स बाय कृष्ण दत्त कश्यप में। आजो भाई गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ। और आज हम जो महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारी सीरीज चली हुई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसके कौन सी यूनिट को, इसकी इस वाली बुक की ये लास्ट यूनिट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में यूनिट थर्ड है, ये लास्ट यूनिट है। और इस यूनिट के खत्म होते ही ये वाली बुक कंप्लीटली आपकी खत्म हो जाएगी भैया। ठीक है, ये वाली बुक इस वाले यूनिट के होते के साथ ही आपकी कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। एक बार सभी जुड़ जाओ और एक बार थंब कर दो भैया। क्या मेरी ऑडियो वीडियो विजिबल है भैया? जल्दी से आ जाओ भी सभी। एक बार सभी थंब कर दो भैया। एक बार सभी थंब कर दो भैया, फिर स्टार्ट करते हैं अभी। एक बार सभी बता दो मेरी ऑडियो वीडियो विजिबल है एक बार थंब करने के बाद। और जो हम आज यूनिट स्टार्ट करेंगे भैया, उस यूनिट का नाम है हमारा यूनिट थर्ड। ठीक है भैया। ठीक है भाई, ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट थर्ड है। इस वाली बुक अगर ये वाली जैसी ये वाली यूनिट खत्म हो जाएगी तो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बुक कंप्लीटली खत्म हो जाएगी भैया। और इसमें जो हमें टॉपिक डिस्कस करने हैं भैया, ये चैप्टर है, मतलब इस यूनिट के अंदर चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए मेटेरियल मीडियम डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। पहले ये चैप्टर पढ़ना है भैया हमें। पदार्थिक माध्यम में वैद्युत क्षेत्र यानी कि परावैद्युत ध्रुवण। फिर दूसरे नंबर पे हमें पढ़ना है माइक्रोस्कोपिक थ्योरी ऑफ डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वेशंस, यानी कि इसमें परावैद्युतों का सूक्ष्म सिद्धांत पढ़ना है, स्थिर वैद्युतीय समीकरणें पढ़नी है भैया। क्लोसियस मैसोटी समीकरण इसी में ही आएगी भैया हमारी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वेव पढ़नी है हमें, पदार्थों के चुंबकीय गुण की भैया कौन सी चीज इसकी पैरामैग्नेटिक होती है, कौन सी डायमैग्नेटिक होती है और कौन सी फेरोमैग्नेटिक होती है। और क्यूरी लॉ और बहुत सारी चीजें इस वाले चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो भैया इस वाले चैप्टर में जो हमें जो ये फर्स्ट चैप्टर आपको दिखाई दे रहा, इसमें हम वे सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो बेसिक से इन पूरी यूनिट में कंप्लीट होंगी। ठीक है भैया, इन वाली पहले वाले चैप्टर में हम जो पढ़ने जा रहे हैं भैया, पहला हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक किसे बोलते हैं भैया, परावैद्युत। इसके बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ेंगे, परावैद्युत नियतांक। इसके बाद हम पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। ठीक है भैया, तो पहले ये तीन चार चीजें हम डिस्कस करते हैं। एक बार सभी ये टॉपिक नोट कर लो भैया, हम ये वाले टॉपिकों को मतलब इन वाले चैप्टरों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भैया, इन चैप्टरों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो मैं स्टार्ट करता हूँ आपका चैप्टर, कुछ यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से भैया। ठीक है, पहले इससे कर लेते हैं अच्छे से। एक बार सभी थंब कर दो। ठीक है, अगर मेरी वॉइस और डिस्प्ले क्लियर आ रही हो तो एक बार सभी थंब कर दो। जय श्री राधे कृष्ण टू ऑल ऑफ। एक बार ये इन टॉपिकों को सभी नोट कर लो भैया। ठीक है भाई, हमारी जो ये वाली यूनिट है,
हम यूनिट थर्ड में ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं भैया। एक तो हमें सबसे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए मेटेरियल मीडियम को डिस्कस करना, फिर इसे डिस्कस करना, फिर इसे डिस्कस करना। तो सबसे पहला आज पहला ही चैप्टर ले लेते हैं, एक बार नोट कर लो ये सभी, ठीक है। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं भैया, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वे टॉपिक बताता हूं मैं। आपने सभी ने अगर ये टॉपिक नोट कर लियो तो नोटेड लिख देना भैया। अगर ये सभी टॉपिक नोट कर लिए हों तो नोटेड लिख देना एक बार, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, एक बार नोटेड लिख देना, फिर हम जो कुछ इस वाले पहले चैप्टर को करेंगे और पहले चैप्टर के मैं कुछ टॉपिक डिस्कस करते हुए चलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है भैया ये, ठीक है। और आपकी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली किताब है अगले 3 से 4 दिनों में खत्म हो जाएगी भैया। अगले 3 से 4 दिनों में आपकी ये खत्म हो जाएगी। फिर ऑप्टिक्स के बचे हुए टॉपिक जो हमारे बचे हुए हैं उसे करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है भैया। और फिर आपकी एक नई बुक स्टार्ट करते हैं भैया हम, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा। तो सबसे पहले आज हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, सबसे पहले आज कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे भैया। सबसे पहले हम देखेंगे आज डाइलेक्ट्रिक। सबसे पहले आज देखेंगे डाइलेक्ट्रिक यानी कि परावैद्युत, ठीक है भाई। फिर इसके बाद देखेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसे हिंदी में बोलते हैं परावैद्युत, परावैद्युत नियतांक या परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, ठीक है। और इसके बाद हम जो देखेंगे भैया पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है भाई। ध्रुवी, ध्रुवी तथा ध्रुवी तथा अध्रुवी, अध्रुवी अणु, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे भैया एक बार, ठीक है भैया। तो ये वाली चीजें आज डिस्कस करते हैं। ये दोनों तो आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं भैया दोनों टर्म्स। कि भैया डाइलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है, ठीक है भैया। तो नंबर वाइज से हम देखते हैं एक बार कि भैया डाइलेक्ट्रिक परावैद्युतांक और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। सबसे पहले हम डाइलेक्ट्रिक ले लेते हैं भैया। पहले सबसे पहले हम ले लेते हैं भैया डाइलेक्ट्रिक किसे बोलते हैं, ठीक है भैया। डाइलेक्ट्रिक समझो ध्यान से, डाइलेक्ट्रिक यानी कि परावैद्युत किसे बोलते हैं। अगर मैं आपसे कह लगूं कि भैया डाइलेक्ट्रिक जो है एक बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा बिहेवियर करता है जैसा इंसुलेटर, कैसा बिहेवियर करता है जैसा इंसुलेटर। और इंसुलेटर को हम क्या बोलते हैं, अचालक, अचालक यानी कि अचालक के तरीके से बिहेव करेगा भैया, बिहेव एज, ठीक है भैया। तो इंसुलेटर के तरीके से करेगा, बिहेव एज इंसुलेटर, यानी कि इंसुल अचालक के तरीके से इसमें प्रॉपर्टी रहेंगे भैया, ठीक है। अब और बहुत बात ध्यान से समझो
डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है भैया, जैसे मैंने आपको बताया कि डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर के तरीके से बिहेवियर करता है, तो जरूरी है कि इसकी सारी प्रॉपर्टी इसमें भी रहे। ठीक है भैया, इसकी सारी प्रॉपर्टी इसमें भी रहे। तो ऐसा होता है कि इसमें डाइलेक्ट्रिक में देखो दो तरीके के, मान लो सपोज करो कोई भी सब्सटेंस है, मान लो एक एक देखो, एक मान लो ये है हमारा, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहे हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब मुझे एक जवाब देना आप सभी, चलो एक काम करते हैं, पहले चक्कर लगाते हुए दिखाता हूँ मैं इलेक्ट्रॉन को। मान लो पहली कक्षा में तो 2 होते हैं, दूसरे वाली में कितने होते हैं, दूसरे ऑर्बिट में 8 होते हैं। ठीक है भैया, दूसरी वाली में कितने होते हैं, 8 होते हैं। दूसरी वाले में कितने होते हैं, 8 होते हैं। चलो मैं एक ऑर्बिट और बना लेता हूं। मैं क्या काम करता हूं, एक ऑर्बिट और बना लेता हूं। और इस वाले ऑर्बिट में मैं क्या काम करता हूं, एक एटम ले लेता, बस एक इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं ये। तो ये कुछ इस तरीके का देखने को मिल गया, कुछ हमारा 11 Na का देखने को मिल गया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 281। ठीक है भैया। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि मान लो अगर इसे एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल दिया जाए, मान लो इस एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल लिया जाए, तो इजी वे में निकाल सकते हो, आप इजी वे में निकाल सकते हो। तो कहने का मतलब 11, एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे Na1 पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसका मतलब 28 हो गया। क्या एक बात बताओ, आपने यो एक इलेक्ट्रॉन इजी वे में निकाल लिया, इजी वे में निकाल लिया, क्या इस 8 में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो क्या, इतने ही इजी वे में जितने इजी वे में यो निकालना था पल्ले वाला? जल्दी से यस या नो में बताओ। क्या जैसे ये इजी वे में निकाल लिया इलेक्ट्रॉन, क्या इसमें से निकाल सकते हैं इस 8 वाले इलेक्ट्रॉन को? जल्दी बताओ यस या नो। जितने इजी वे में इसे निकाल लिया था एक इलेक्ट्रॉन को, क्या इस 8 में से इजी वे में निकाल सकते हैं? जल्दी बताओ भैया, कमेंट करो जल्दी से। तो आपका जवाब होना चाहिए कि बिल्कुल नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि इसे निकालने के लिए बहुत कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसे निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो इस वजह से ये जो हमारे दिखाई दे रहे हैं भैया आपको, ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये कैसे इलेक्ट्रॉन है आप कहोगे, ये टाइटली बाउंड है, ये न्यूक्लियस के साथ कैसे हैं, टाइटली बाउंड है। ठीक है भैया, कैसे है, दृढ़बद्ध है, दृढ़ रूप से बद्ध है। तो भैया जब ये टाइटली बाउंड होंगे तो क्या इनमें देखो, जो एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जा रहा है तो सीधी सी बात है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। लेकिन जो टाइटली बाउंड है उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाती अच्छे से, और जिनमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे तरीके से फ्लो नहीं हो पाती उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। और इंसुलेटर की सारी प्रॉपर्टी किसके अंदर होती है, डाइलेक्ट्रिक में होती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भैया डाइलेक्ट्रिक में नो नो फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। क्या नहीं होते भैया, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो क्या होता होगा, क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती होगी, तो नो करंट फ्लो, नो करंट फ्लो। ठीक है भैया, इनमें करंट फ्लो भी नहीं होता, किसमें, डाइलेक्ट्रिक में, पराविद्युत में धारा प्रवाहित नहीं होती। क्या धारा प्रवाहित होगी, आप कहोगे नहीं होगी, धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, अगली बात, अगली बात, क्या कहने का मतलब है जो डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रॉन रहते होंगे वे टाइटली बाउंड रहते होंगे। तो डाइलेक्ट्रिक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाय द वे, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल भी नहीं रहते, ये वाली स्टेट रहती है। ठीक है, अब ऊपरले वाले में तो आप कह सकते हो फ्री इलेक्ट्रॉन है एक। ठीक है भैया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो रहे वो कैसे रहे, टाइटली बाउंड रहते हैं, टाइटली बाउंड रहते हैं, यानी कि दृढ़बद्ध रहते हैं। तो ये इन सारी चीजों को क्या बोलते हैं हम,
डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एग्जाम्पल है आपके पास कोई डाइलेक्ट्रिक का? तो आप कहोगे एग्जाम्पल बताओ डाइलेक्ट्रिक का कौन सा है, तो आप कहोगे गिलास हो गया डाइलेक्ट्रिक का एग्जाम्पल, गिलास हो गया, कांच हो गया, ठीक है, और पेपर हो गया, पेपर हो गया यानी कि कागज हो गया। तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं हमारे? डाइलेक्ट्रिक के। एक बार समझ में आ गया हो तो सभी थम कर दो भैया। ठीक है भैया। प्लास्टिक भी लिख सकते हो भैया, प्लास्टिक भी एग्जाम्पल होता है, प्लास्टिक भी होता है। तो एक बार सभी थम करके बताओ, क्या ये डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी आपको क्लियर होगी एक बार सभी को? ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं और कुछ, और कोई सी भी प्रॉपर्टी हो सकती है तो और देख लो भैया डाइलेक्ट्रिक की कुछ। अच्छा ये सारी प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आ गई, तो एक डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी और देख लो भैया। ठीक है भैया, एक डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी और देख लो। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी देख लो डाइलेक्ट्रिक की, परावैद्युत की, एक प्रॉपर्टी और देख लो। ठीक है, अगर मैं आपसे कह लगूं कि एक बॉन्ड तो होता है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है भैया, एक होता है वैलेंस बॉन्ड। देखो हमेशा वैलेंस बॉन्ड तो होता है नीचे, एक क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड ऊपर। ठीक है, इसे हम बोलते हैं हिंदी में कोवैलेंट, इंग्लिश में कोवैलेंट बॉन्ड, और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड, सॉरी, से बोलते हैं बैंड, बॉन्ड नहीं बैंड, कंडक्शन बैंड। ठीक है भैया, इससे क्या बोलते हैं? कंडक्शन, इसे कोवैलेंट बैंड बोलते हैं, इसे कंडक्शन, कंडक्शन बैंड। तो दो तरीके के बैंड होते हैं, और डाइलेक्ट्रिक में इन दोनों बैंड के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसे बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं, एक सेकंड, ये वैलेंस बैंड होगा भैया। ये क्या होता है भैया? वैलेंस बैंड, वैलेंसी बैंड। ठीक है, इसे बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं संयोजी बंध, संयोजी बैंड, और इसे बोलते हैं भैया चालन बैंड। क्या बोलते हैं भैया? चालन बैंड। ठीक है, अगर किसी भी चीज को देखो, अगर अगर किसी भी चीज को ये बताना आपको कि वो कैसा है, कंडक्टर है, कंडक्टर है, तो ये बैंड सी बी और वी बी एक दूसरे के ऊपर होते हैं। ठीक है, अगर आपको इंसुलेटर बताना है, इंसुलेटर या क्या बताना है, डाइलेक्ट्रिक बताना है, तो इन दोनों के बैंड के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो रहेगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा रहेगी किसमें? मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच की जो वो है गैप है, इसे बोलते हैं, बीच के गैप को बोलते हैं एनर्जी, एनर्जी बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप। तो इनके बीच का एनर्जी बैंड गैप कितना होता है? ऊर्जा बैंड अंतराल कितना होता है? अंतराल कितना होता है? आप कहोगे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। तो आप बहुत अच्छे तरीके से डाइलेक्ट्रिक यानी कि परावैद्युत की प्रॉपर्टी अच्छे से लिखे आओगे एग्जाम में जाने के बाद। अगर आप सभी लिखे आओगे तो अभी सभी एक बार स्टूडेंट यस लिख दो। ठीक है, फिर मैं आगे चलता हूँ, फिर आगे की कहानी आपको बताता हूँ कि भैया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसे क्या होंगे। एक बार यहाँ तक का थम कर देंगे भैया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो भाई, अगर मैं आपसे कह लगूं, मेरा अगला टॉपिक है भैया अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या टॉपिक है? डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसे क्या होंगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसे बोलते हैं परावैद्युत नियतांक, परावैद्युत नियतांक या परावैद्युतांक।
या परावैद्युतांक। ठीक है भैया, इसे देखते हैं। अगर मैं आपसे कह लगूं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता हूं मैं के से, ठीक है भैया, और इसको आप डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हो, सी अपॉन सी नोट, ठीक है, के इज इक्वल टू सी अपॉन सी नोट, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी? दूसरी डेफिनेशन हो सकती है के इज इक्वल टू एप्सल अपॉन एप्सल नोट। तो क्या ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप बना दोगे सारी टर्म्स? के क्या हो गया हमारे पास? वेयर के क्या हो गया? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि परावैद्युतांक हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि परावैद्युतांक। और भैया ये जो आपको सी दिखाई दे रहा है, ये जो सी दिखाई दे रहा है, ये कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस है भैया। इसे बोलते हैं संधारित्रता किसी भी मीडियम की। मान लो किसी भी कोई भी मीडियम है, कैपेसिटेंस किसकी है? मीडियम की, ठीक है भाई, किसी भी माध्यम की। और ये जो सी नोट आपको दिखाई दे रहा है, आप कहोगे ये कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस है किसमें? वैक्यूम में, कैपेसिटेंस इन वैक्यूम, वैक्यूम यानी कि निर्वात में, निर्वात में संधारित्रता, 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 ठीक है भैया। तो आप यहाँ से डेफिनेशन दे रख सकते हो कि किसी मीडियम में कैपेसिटेंसी और किसमें वैक्यूम में कैपेसिटेंसी, दोनों का रेशो के रहता है भैया, और के को क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसकी क्या डेफिनेशन बन जाएगी? एप्सल क्या होता है? परमेबिलिटी, वो परमिटिविटी, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ द मीडिया, यानी कि विद्युतशीलता, विद्युतशीलता माध्यम में, विद्युतशीलता माध्यम में, ठीक है भैया। और एप्सल नोट का मतलब है परमिटिविटी, परमिटिविटी इन वैक्यूम, इन वैक्यूम यानी कि निर्वात में, निर्वात में विद्युतशीलता। तो आप कौन सी, कोई जोन से भी आपको जरूरत लगा वो वाली डेफिनेशन आप अच्छे से दी हो, तो आप ये वाली डेफिनेशन देखा हो एग्जाम में जाकर कि भैया किसी भी मीडियम में कैपेसिटेंसी और वैक्यूम में कैपेसिटेंसी, दोनों का रेशो क्या कहलाता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है। तो जब आपको ये याद ना आवे आप यहाँ से भी दे सकते हो, मन्ना तो आपको दोनों केस यहाँ से बता दिया है। एक बार अगर सभी को समझ में आ गया हो तो भैया थंब कर दो, ठीक है भैया, सभी एक बार थंब कर दो। और कहीं कहीं आपने देखा होगा इस के की वैल्यू कुछ होती है, तो इस के की वैल्यू को अब नए पॉइंट पे नोट करेंगे। एक बार सभी थंब कर देंगे और जल्दी से बताऊंगा, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी। आप लिखे आओगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और डाइलेक्ट्रिक आपके शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, ठीक है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है भाई। जल्दी से बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या किसी को भी? ठीक है, अब हम देखते हैं भैया इसमें के की वैल्यू कितनी होती है। कुछ के की वैल्यू देख लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं आपसे कह लगूं के की वैल्यू जो 1 होती है वो किसके लिए होती है? वैक्यूम के लिए। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं, निर्वात के लिए जब आप इंटरमीडिएट में होगे तो आपको एक पागलपंथी बताई जाती होगी, आपको एक पागलपंथी बताई जाती होगी कि भैया के की वैल्यू 1 जो होती है किसके लिए होती है? एयर और वैक्यूम के लिए। अच्छा मुझे एक बात बता दो भैया, एयर तो अपना एक मीडियम है और वैक्यूम निर्वात है, वहां कोई मीडियम नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि दो चीजों की वैल्यू एक जैसी हो? तो वो तो पागल बनाया जाता था हमारा। के की वैल्यू एक जो होती है वो वैक्यूम के लिए होती है, लेकिन अगर के की वैल्यू 1.0006 दिखाई दे रही है तो ये किसके लिए होगी? एयर के लिए हो। किसके लिए होगी? एयर के लिए हो, ठीक है भैया। और अगर मैं आपसे कह लगूं के की वैल्यू 6 है तो आप क्या होगे? गिलास के लिए हो।
किसके लिए हो, क्या होगा, गिलास के लिए हो, यानी कि कांच के लिए हो। अगर मैं आपसे कह लगूं एक कमेंट करके बताओ के की वैल्यू इनफाइनाइट किसके लिए होगी, जल्दी से कमेंट करो भाई सभी स्टूडेंट, के की वैल्यू इनफाइनाइट किसके लिए होगी, जल्दी से बताओ भैया, जल्दी से बताएंगे भैया, के की वैल्यू इनफाइनाइट किसके लिए होगी, जल्दी जल्दी बताओ भैया, अगर पता हो तो जल्दी से। के की वैल्यू इनफाइनाइट किसके लिए होगी, तो याद रखना भैया के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है मेटल के लिए हो, किसके लिए होती है, धातु के लिए हो, याद रखना भाई ये वाली बात, ठीक है भाई। चलें भाई आगे, अगर नोट कर लियो तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है भैया। अगला टॉपिक देखते हैं पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एक बार सभी डन लिख दो भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या ना, फिर आगे चलते हैं, ठीक है भैया। एक बार सभी डन लिख दो भैया, फिर आगे चलते हैं, अगर ये नोट कर लिया होगा बहुत बढ़िया तरीके से। आई होप कि यहाँ तक की चीजें आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है भैया। देखो भाई, अगला टॉपिक देखते हैं हम, एक साइड में ले लेते हैं भैया, एक साइड में ले लेते हैं पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। एक साइड में ले लेते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है भाई। इसे बोलते हैं हिंदी में, इसे बोलते हैं ध्रुवीय अणु, इसे क्या बोलते हैं भैया, ध्रुवीय अणु। और इसे बोलते हैं भैया अध्रुवीय अणु, अध्रुवी अणु, ठीक है। इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं क्या होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनने की प्रबल संभावनाएं रहती है, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे कह लगूं, अगर मैं आपसे कह लगूं मेरा एक मॉलिक्यूल लेकर चला, मैं मान लो सपोज करो HCl, तो आप कहोगे, अगर मैं HCl को तोड़ने लग जाऊं तो आप कहोगे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो H पॉजिटिव की मान लो एक, H पॉजिटिव को मान ले मैंने यहाँ पर, और Cl नेगेटिव, अगर जब एक पॉजिटिव और Cl कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो भैया जरूर से जरूर इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस रही होगी। तो भैया किसी भी पोलर मॉलिक्यूल में कैसी होती है, बीच की कुछ ना कुछ स्पेसिंग डिस्टेंस होती है, कैसी होती है, कुछ स्पेसिफाइड डिस्टेंस होती है। लेकिन यदि मैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल लेकर चलने लगूं, तो आप, मैं एक एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूं H2, तो आप कहोगे इसे, मान लो H का तो यहीं आ गया, H का यहाँ आ गया, दूसरा H भी तो कैसा रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा, और वो किसके ऊपर आओगा, बिल्कुल इसके ऊपर ही आएगा। मान लो पहले वाला H तो यहाँ आ गया और दूसरे वाला H इसके ठीक ऊपर आएगा, यहीं पे आएगा। तो कहने का मतलब है क्या दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है, तो आप कहोगे नो स्पेसिफाइड डिस्टेंस, नो स्पेसिफाइड डिस्टेंस, यानी कि बीच की कोई भी दूरी नहीं होती। पहला स्टेप आप समझ गए कि भैया जितने भी हमारे पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, नाम ही इनका पोलर है, पोलर माने होता है भैया जिसमें दो पोल हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो क्या होगा, इनके बीच की कुछ ना कुछ स्पेसिफाइड डिस्टेंस होगी। लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल में बीच की कोई डिस्टेंस नहीं होती, क्यों, क्योंकि H भी कैसा है, पॉजिटिव, और दूसरा H भी कैसा रहा होगा, इसके ठीक ऊपर पॉजिटिव रहा होगा। तो आप कह सकते हो इसमें कोई भी स्पेसिफाइड डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं होती। जल्दी से बताओ, ये वाली बात आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई कि भैया उन सारे मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल कहा जा सकता है जिनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेसिफाइड डिस्टेंस हो, और उन मॉलिक्यूल को नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहा जाएगा जिनके बीच में कोई स्पेसिफाइड डिस्टेंस ना हो, ठीक है भैया। तो दूसरा पॉइंट ध्यान से समझना, ध्यान समझना, जिनके बीच में कोई स्पेसिफाइड डिस्टेंस होती है, तो मैं उनके बीच की डिस्टेंस को सपोज करो क्या कह देता हूँ, मान लो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कह देता हूँ, मान लो 12 कह देता हूँ, और इन पे कुछ ना कुछ दोनों पे से एक ना एक पे तो चार्ज होगा। तो इसका मतलब है जिन पे कुछ डिस्टेंस होते हैं और चार्ज होता है, तो उसमें डायपोल मोमेंट भी जरूर होगा।
तो भैया पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट जरूर होता है, डायपोल मोमेंट जरूर होता है, यानी कि इसमें द्विध्रुव आघूर्ण जरूर होता है, द्विध्रुव आघूर्ण जरूर होता है। ठीक है भैया, जरूर होता है, इसका मतलब है नाम से पता चला होगा डाइपोल, दो पोल के बीच में मूवमेंट जरूर होती होगी। लेकिन क्या इसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल में ऐसा होता होगा? तो आप कहोगे नो डाइपोल मूवमेंट, नो डाइपोल मूवमेंट। ठीक है भैया, इसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं होता, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। ठीक है भैया, द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक बताओ जल्दी से एक बार। अगर मैं आपसे कह लगूं, अगर मैं आपसे कह लगूं, अगर मैंने सपोज करो कोई, क्या ये जितने भी पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, अगर मैं इन्हें सपोज करो ऐसे बीच में से कट कर दूं, अगर बीच में से ऐसे कट कर दूं, मान लो यहाँ पे H था, H पॉजिटिव था और यहाँ पे Cl नेगेटिव था, और मैं इसे बीच में से ऐसा कट कर दूं, तो क्या इधर जितना है क्या उतना ही इधर मिल रहा? आप कहोगे नहीं मिल रहा होगा। लेकिन यदि मैं इसे बीच में से यहाँ से कट कर दूं, तो जितना H ऊपर है उतना ही नीचे होगा। तो कहने का मतलब जब दोनों साइड एक्स एक्सिस से काट लो या वाई एक्सिस से काट लो, दोनों साइड इक्वल नहीं होती, तो ये कैसे शो करते हैं? नॉन साइमेट्रिकल केस, नॉन साइमेट्रिकल केस, नॉन साइमेट्रिकल केस। ठीक है भैया, यानी कि असममितता का गुण रखते हैं ये, असममितता। अब साइमेट्री और नॉन साइमेट्री तो आपको पता ही लगी होगी। साइमेट्री उसे बोलते हैं कि अगर कोई भी चीज है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से काट दी, तो वो इधर भी उतनी इधर भी उतनी, तो साइमेट्रिकल केस होगा। यदि दोनों साइड में इक्वल ना होवे तो उसे कैसे कैसे कहेंगे हम? नॉन साइमेट्री। तो भैया इनमें जो जितने भी हमारे पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनमें असममितता का गुण मिलता है। अब हम देखते हैं क्या नॉन पोलर मॉलिक्यूल में असिमेट्री मिलती है? तो आप कहोगे कि इनमें साइमेट्री मिलती है। आप बीच में से काट दो, ऐसा काट दो, ऐसा काट दो, तो आपको दोनों साइड में कैसे मिलेगी? साइमेट्री मिल जाओगी। यानी कि ये साइमेट्रिकल कंडीशन शो करते हैं, साइमेट्रिकल कंडीशन शो करते हैं। ठीक है, कौन? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है भैया, सममितता का गुण प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? सममितता का गुण प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत समस्या? अगर ये वाला टॉपिक आपको क्लियर होगा तो सभी थम कर दो भैया एक बार। ठीक है, जल्दी से। जल्दी से सभी एक बार थम कर दो भैया। ठीक है, अब हम कुछ आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे कह लगूं कि भैया ये साइमेट्री वाला एक एग्जांपल देके बता दो, तो मैं आपसे कहता हूँ मान लो CH4 ले लिया मैंने, मान लो C ले लिया। अच्छा इधर नहीं लेना, इधर नहीं लेना। मान लो ये तो आप समझ गए होगे, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे HCl, HBr, ये सब हमारे कैसे हैं? एग्जाम्पल है। अगर मैं H और Cl को अलग अलग ले लगूं, तो और बीच में से काटर लगो, तो एक साइड में पॉजिटिव एक साइड में नेगेटिव, तो नॉन सिमेट्रिकल का आ गया। लेकिन यदि इस इधरली साइड में नॉन पोलर वाले में एग्जाम्पल लेकर चलूँ, CH4O2 N2, ठीक है भैया, H2, और कौन सा ले लो? CCl4 ले लूँ। तो आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ C का। तो CH4 यानी कि H ऐसे मिलेगा, H इधर मिलेगा, H इधर मिलेगा, H इधर मिलेगा। आप C के किसी भी उससे काट लो, मान लो ऐसा काट लो, तो आपको एक H इधर मिल जाएगा, एक H। तो ये कैसे शो कर रहा है? सिमेट्रिकल कंडीशन को शो कर रहा है। ऐसे जब Cl कितने हैं? 4 हैं, मान लो 4 Cl को इस प्रकार से ले लिया। आप ऐसा काट लो एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, एक Cl ऊपर मिलेगा, एक Cl इंगे, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, यानी कि ये सिमेट्रिकल की कंडीशन शो करते हैं। लेकिन ये सिमेट्रिकल कंडीशन शो नहीं करते। जल्दी से बताओ यहाँ तक कि आपको चीजें क्लियर आ गई समझ में? जल्दी से बताओ यहाँ तक कि आपको चीजें क्लियर आ गई समझ में? ठीक है भाई, जल्दी से बताओ भैया।
ठीक है, एक बार सभी थंब कर दो, यहाँ तक का क्लियर हो गया। अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है भैया। अगला टॉपिक देखते हैं। ठीक है, एक बार सभी ने नोट कर लिया हो तो नोटेड लिख दो भैया एक बार सभी। ये हमारे क्या थे, ये एग्जाम्पल थे भैया इनके। ठीक है, एक बार नोटेड लिख दो सभी, अगर नोट कर लिया हो तो। फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, अगला टॉपिक देखते हैं, बहुत बढ़िया टॉपिक है भैया। अगला भी, अगला टॉपिक देखते हैं। ठीक है भैया, अगले टॉपिक का नाम है हमारा डेफिनेशन ऑफ। आपसे अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा भैया, डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। या तो आपसे यहां से कह देगा कि भाई स्पष्ट तौर पर डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन, या ये डाइलेक्ट्रिक ना पूछ कर आपसे पूछता है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। क्या पूछता है भैया, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इसकी पूछी जाती है भैया। क्योंकि ये तो हमने आपको क्या बताया, डाइलेक्ट्रिक की तो डेफिनेशन आपको बताई दी है, तो ये तो नॉर्मल वहीं पे है। लेकिन मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ, इसके साथ जब कभी ये आता है तो ये इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन भी जरूर आता है भैया। इसे बोलते हैं वैद्युत ध्रुवन। क्या बोलते हैं इसे भैया, वैद्युत ध्रुवन क्या होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसकी अलग से पूछी जाती है। ठीक है भैया, या आप इसे कह सकते हो परावैद्युत ध्रुवन, या आप कह सकते हो डाइलेक्ट्रिक पोलराइज, ऐसे कह दो आप इसकी डेफिनेशन। ठीक है भैया, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन लिख लो हेडिंग, डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के नाम से ज्यादा पूछे, जब आप कंफ्यूज मत ना हो। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इसे बोलते हैं भैया हम परावैद्युत ध्रुवन। अब समझो ध्यान से ये होता क्या है, परावैद्युत ध्रुवन। परावैद्युत ध्रुवन क्या होता है, ठीक है भैया। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, अगर मैं आपसे कह लगूं, सपोज करो मेरे पास मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, ये चारों तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये रहा। मान लो मैं इसे क्या कह देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड कह देता हूँ। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है मेरा। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, ये क्या है भैया हमारा, मैग्नेटिक फील्ड है। आप क्या हो गए, ये क्या है भाई हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है यो, चुंबकीय क्षेत्र। अब क्या करता हूं मैं इसमें, एक डाइलेक्ट्रिक रख देता हूं। मैं इसमें क्या कर देता हूं, मैं एक छोटा सा मान लो इसे, इसे मैं क्या रख देता हूं, डाइलेक्ट्रिक रख देता हूं यहाँ पे। क्या रख देता हूं इसमें, एक डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर देता हूं। ठीक है भैया, जैसे ही इस परावैद्युत को यहाँ पे रखता हूं, ठीक है भैया, ये परावैद्युत को यहाँ पे रखता हूँ, तो इसमें डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। क्या होता है भैया, डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है, इसमें डायपोल क्रिएट हो जाता है। ठीक है भैया, तो इसे ही क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट क्रिएट होने का मतलब है यहाँ पे, एक बार यहाँ तक का नोट करो भैया। ठीक है भैया, इसमें क्या होता है भैया, डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, किस में हो जाता है, यानी कि डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है किसमें, इसमें डाइलेक्ट्रिक में। ठीक है भैया, तो इसी पूरे फिनोमेना को बोला जाता है क्या, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। क्या बोला जाता है इसे, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। जल्दी से बताओ, ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी डायपोल को रखा जाता है, जबकि डायपोल यो कहता है, अगर अभी हमने इसके डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी देखी है, जब किसी भी डाइलेक्ट्रिक को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो शुरुआत में इसमें डाइलेक्ट्रिक में अपना कोई भी डायपोल मोमेंट नहीं होता।
जब अपना शुरुआत में कोई डायपोल मोमेंट नहीं होता तो इसका मतलब है इसमें अभी डायपोल मोमेंट नहीं है, लेकिन जैसे ही इसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इसमें डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो पूरे इसी फिनोमेना को क्या बोला जाता है? डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, यानी कि परावैद्युत ध्रुवण। जल्दी से बताओ, ये वाली बात आपको क्लियर होगी? ठीक है भाई। यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हो कि डाइलेक्ट्रिक हमारा क्या हो गया, आप ऐसे भी कह सकते हो कि हमारा जो डाइलेक्ट्रिक है वो पोलराइज्ड हो गया। डाइलेक्ट्रिक कैसा हो गया भैया? पोलराइज्ड हो गया। भाई जब इस डाइलेक्ट्रिक पर डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये डाइलेक्ट्रिक है जो है पोलराइज्ड हो गया। डाइलेक्ट्रिक कैसा हो गया? पोलराइज्ड हो गया, यानी कि परावैद्युत क्या हो गया? ध्रुवित हो गया। तो इसी पूरे फिनोमेना को क्या बोला जाता है? डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। जल्दी से बताओ, आप सभी को ये वाली बात क्लियर होगी? तो एक छोटी सी डेफिनेशन के द्वारा मैं आपको ये वाली चीजें बताता हूँ भैया। ठीक है, एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसे इसका एक दूसरा भी नाम है भैया, इसे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन भी बोलते हैं। इसका दूसरा भी नाम है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक, इसका पोलराइजेशन का दूसरा भी नाम क्या है? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है भैया, इस नाम से ही पूछा जावे तो कोई दिक्कत समस्या ना है। वैद्युत ध्रुवण के नाम से ही पूछा जाता है वो। ठीक है भैया, क्या पूछा जाता है? वैद्युत ध्रुवण के नाम से। ठीक है भाई, एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लो सभी, एक छोटी सी डेफिनेशन। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी है? ठीक है, एक बार इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन लिख लो, आप बिल्कुल क्लियर आ जाएगी आपको ये वाली बात समझ में। डेफिनेशन लिखते हैं, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये आप एक काम करो भैया, एक सेकंड। एक काम करो भैया, यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कर लो। आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कर लो। ठीक है भैया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाने पर ये क्या हो जाता है? इसमें डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है। इसे क्या बोला जाता है? डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, यानी कि परावैद्युत ध्रुवण या वैद्युत ध्रुवण। ठीक है, आपको फिर इसका नाम याद रहा होगा वैद्युत ध्रुवण का। ठीक है भैया, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स मॉलिक्यूल its molecules becomes its molecule become electric dipole। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक डायपोल डाइलेक्ट्रिक एंड डाइलेक्ट्रिक is said to be is said to be electrically polarized, इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड। ठीक है, ये आपकी नॉर्मल टर्म्स हो जाओगे। ठीक है भैया, इसकी यानी कि जब किसी यानी कि परावैद्युत मटेरियल को कहाँ पर रखा जावे? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जावे, तो भैया उसके जो मॉलिक्यूल है वे इलेक्ट्रिक डायपोल बन जावे, तो इसे क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिसिटी पोलराइज्ड। ठीक है भैया, यानी कि डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन या इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। जल्दी से बताओ, आप सभी को ये समझ में आ गया अच्छे तरीके से? तो यहाँ से एक फॉर्मूला क्रिएट होता है, उस फॉर्मूले को अच्छे से लिख लो भाई सभी। इस फॉर्मूले की मुझे जरूरत भी पड़ेगी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की।
ठीक है भैया, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के फॉर्मूले की जरूरत भी पड़ेगी मुझे। यहाँ तक का नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ से एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं आपसे कह लगूं कि डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे भैया, तो पी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को। ठीक है भैया, तो अब यहाँ पे अगर मैं आपसे कह लगा कि एवरेज, इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी भैया मुझे आगे जब डेरिवेशन बनाऊंगा, कि एवरेज एवरेज इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो फॉर्मूला बनेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये होता है पीएम वेक्टर प्रोपोर्शनल करता है, यो पीएम वेक्टर प्रोपोर्शनल करता है ईएम वेक्टर के। ठीक है, पीएम वेक्टर प्रोपोर्शनल करता है ईएम वेक्टर के, यानी कि एवरेज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पीएम वेक्टर। ठीक है, अब यहां से जैसे आप ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक सुंदर सी टर्म्स आने वाली है पीएम वेक्टर। जैसे ही प्रोपोर्शनल का टाइम हटाओगे, देखो ये वाला तो प्रोपोर्शनल है, और ये वाला जो मैं बना रहा हूँ ये जो कुछ इस तरीके का ये, ठीक है भैया, इसे मैं कह दिया ईएम वेक्टर। अब थोड़ा ध्यान से समझियो, ये जो हमारा एक फॉर्मूला तो ये जरूर आओगा, और यहाँ जो ये वाला अल्फा है, इस वाले को मैं सही वाला अल्फा कह रहा हूँ, इस वाले अल्फा को बोला जाता है मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर पोलर एबिलिटी, यानी कि इससे बोलते हैं आणविक आणविक ध्रुवणता ध्रुवणता। ठीक है भैया, अगर मैं आपसे कह लगूं कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कितना हो जाएगा, तो ये तो एवरेज के लिए होता, तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पी वेक्टर कितना हो जाएगा, तो पी वेक्टर का एक फॉर्मूला होता है बहुत बढ़िया सा, ध्यान दो भाई। पी वेक्टर का एक फॉर्मूला होता है, जितने भी छोटे छोटे एन मॉलिक्यूल हैं सबका क्या ले लो, एवरेज डाइपोल मोमेंट ले लो। तो पी वेक्टर का फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा, एन की वैल्यू ऐसा कैसी, पीएम वेक्टर की वैल्यू ये रही अल्फा, अब ये इसे अल्फा ऐसे लिख दूंगा मैं, और ईएम वेक्टर। तो भैया मुझे इस वाले फॉर्मूले की बहुत अच्छे तरीके से जरूरत पड़ेगी जब मैं इसका डेरिवेशन बाद में सेटअप करूंगा। तो आपको पता होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का फॉर्मूला क्या रहा है, पीएम वेक्टर इजिकल टू एन अल्फा ईएम वेक्टर। एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ईएम क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें हमें रखना है इसे, और ये क्या है, मॉलिक्यूलर पोलर एबिलिटी। ठीक है, आणविक ध्रुवणता। जल्दी से अगर यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आ गई हो तो सभी एक बार थंब कर दो भैया। ठीक है भैया, अगर सभी को यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई हो तो सभी एक बार थंब कर दो। ठीक है, जल्दी से सभी एक बार थंब कर दो भैया। यहाँ तक की टर्म्स क्लियर होगी भैया। ठीक है, इसके बाद आपका कल करा दूंगा एक बार, यहाँ तक की टर्म्स आप अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे, क्योंकि एक अब यहाँ से जो चलेंगे बड़े बड़े डेरिवेशन चलेंगे, तो ये टर्म्स उसमें ही यूज कर लेंगे भैया हम। ठीक है, आज के लिए इतने काफी। ऑल द बेस्ट सभी को।